नमस्कार। धीरेन्द्र पुनी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और पहले हम स्वागत कर रहे हैं देवाशीष चौधरी जी का। हिंदुत्व के एक्टिविशन है और प्रोफेसर देवाशीष जी को आप देख चुके हैं न केवल न्यूज पॉइंट पर बल्कि अलग अलग चैनलों पर, और बड़ी बेबाक अंदाज में उन्होंने जो बंगाल की नब्ज है उसको हम सब के साथ शेयर किया था। अब चूंकि पहला फेज गुजर चुका है तो हम उनसे भी अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। सबसे तो देवाशीष जी से समझना जरूरी है क्योंकि उन्होंने पिछली बार ये इशारा कर दिया था कि पार्टी जो है इस बार बेहतर कर रही है। तो देवाशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से न्यूज पॉइंट पर। आपको ये जो पहला फेज का जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है, स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा वोटिंग हुआ है, उसका क्या मैसेज मिल रहा है? क्या हम मैसेज लें उसको? इसका मैसेज एक ही है कि ममता बनर्जी ने जो, एक तरह से देखा जाए, ममता बनर्जी ने जो व्यू रचना, जो ट्रैप या जो भी जो उसने व्यू रचना, जो उसने फंदा जो उसने बीजेपी के लिए बनाया था, उस व्यू रचना में, उस ट्रैप में, उस जाल में वो खुद फंसी है। जो उसने बीजेपी के लिए सजाया था उसमें खुद फंस गई। एसआईआर का जो उसने हवा बनाया, जो इशू बनाया, और एसआईआर के इशू से वो समझ रही थी कि इलेक्शन को निकाल लेगी। अब वो बैकफायर कर गया है। लोगों को एक मन में उनके ये आ गया है कि एसआईआर की वजह से वोट डालना है, और वैसे भी लोगों को इस साल वोट डालने का बहुत ज्यादा मन था क्योंकि ममता को हटाना है। तो ममता ने वोट परसेंटेज, इनडायरेक्टली ममता ने वोट परसेंटेज बढ़ा दिया। लोग एसआईआर की वजह से वोट डालने लगे, ममता को हटाने की वजह से वोट डालने लगे। वोट परसेंटेज इसलिए बढ़ गया, और वोट परसेंटेज जो बढ़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। और जैसा कि पिछले बार भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि एक ऐसी यहाँ पर सिचुएशन तैयार हुई थी बंगाल में कि कुछ वोट कटुए वोट काटेंगे, सीपीएम वोट काटेगी, कांग्रेस वोट काटेगी, लेकिन सब मिलाकर इस तरह का पोलराइजेशन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा। लोगों को ये बात समझ में आ गई कि सीपीएम को वोट देने का मतलब वोट को बर्बाद करना है, टीएमसी को जिताना है। इसीलिए जो वोट काटने का काम सीपीएम टीएमसी के लिए कर रही थी, टीएमसी का वहां पर भी उसका चाल फेल हो गया है। ये भी एक उसका जो उसने एक रणनीति दी थी वो भी फेल हो गया है। पूरा 100% टीएमसी बनाम बीजेपी इलेक्शन बन गया, एकदम बन गया। हम लोगों ने 23 तारीख को देखा कि ये डायरेक्ट पोलराइज्ड इलेक्शन है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। कोई यहां पर और कोई पोल नहीं है और कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। पोल परसेंटेज बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ा है टीएमसी को हटाने के लिए, इस एक पॉइंट पर वोट हुआ है। और जहां पर थोड़ा सा जो कांग्रेस को वोट मिला है, वो भी मुसलमान समाज ने जो कांग्रेस को वोट दिया है वो भी टीएमसी को हटाने के लिए ही दिया है, बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं दिया है। कांग्रेस को भी जो वोट मिला है वो एंटी बीजेपी वोट नहीं मिला है। कांग्रेस को भी जो वोट, जो थोड़ा बहुत वोट मिलेगा, मालदा मुर्शिदाबाद में जो कांग्रेस अगर जीती 2-4 सीट, वो भी एंटी टीएमसी का ही सीट है। वहां पर भी मुसलमान भाइयों ने बीजेपी के अगेंस्ट वोट नहीं किया है, टीएमसी के अगेंस्ट वोट किया है, जो भी कांग्रेस को वोट मिला है। और सीपीएम एकदम नेस्तनाबूद हो गए। मेरा आकलन है, पता नहीं 4 तारीख को क्या होगा, लेकिन सीपीएम का वोट शेयर, हम लोग को जो एक डर था कि सीपीएम वोट काटेगी और यहाँ पर स्पॉइल स्पोर्ट बनेगी, स्पॉइल करेगी, वो काम वो नहीं कर सकी। पुरुलिया में नहीं कर सकी, बांकुरा में नहीं कर सकी, दुर्गापुर जो पश्चिम जो आसानसोल, जो दुर्गापुर जो बेल्ट है, आसानसोल रानीगंज का जो बेल्ट है, वहां सीपीएम का वोट आज भी है, लेकिन वो काम नहीं किया। डायरेक्ट पोलराइज वोटिंग हुआ है, बीजेपी के फेवर में हुआ है। पिछली बार 2021 में इसी एरिया से 60, 62 या 65 के आसपास सीट था। मेन एरिया यही है बीजेपी का। यहाँ नॉर्थ बंगाल में तो पूरा स्वीप हो गया है। नॉर्थ बंगाल में टीएमसी का मतलब नामो निशान साफ हो जाएगा इस बार। बाकी एरिया में सब मिलाकर 62, 63 के आसपास सीट था, वो बढ़ के कम से कम 30 सीट एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। 90 सीट बनना ही है। 152 में से 90 प्लस होगा, 90 से नीचे नहीं होगा, जो होगा 90 के ऊपर होगा। मतलब एकदम न्यूट्रल बात अगर, विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। आपने बहुत एक बड़ी चीज, चूंकि पिछली बार भी बातचीत में उभर आई थी, किस तरह से सीपीएम को
एक अपना पैसा मिला अचानक, उनके झंडे डंडे दोनों आए और वो ममता की रणनीति के साथ आए थे। आप उसके बाद, उस एनालिसिस के बाद आज जब ये बता रहे हैं तो दर्शकों को ये बात मैं दोबारा से बता रहा हूं कि इसको बहुत गहराई से एनालिसिस किया था। ये किसी के सर्वे उसमें नहीं थी, व्यू में, कि किस तरह से अचानक मुझे भी दिख रहे थे, झंडे दिख रहे थे, बैनर दिख रहे थे, पोस्टर दिख रहे थे, लोग कहीं नहीं दिख रहे थे, अचानक उनको कैसे आया। तो ये सब ताकत जो थी ममता बनर्जी की थी। तो ममता बनर्जी के दो चक्रव्यूह जो है, जो उन्होंने रचे थे, दो दरवाजे, वो दोनों कैसे टूटे। एक एसआईआर का जो उन्होंने क्लियर बताया, दूसरा झंडे डंडे और पैसे का। लेकिन अब आपको जो सबसे बड़ा खेल लगा कि कल ये बात समझ में आ रही थी जब हम भी बात कर रहे थे कि सनातन के लिए एक लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं देखी जा रही है कि बीजेपी टीएमसी, बीजेपी को जो वोट मिल रहा है उसमें सनातन का वोट बहुत बड़ा है। और मालदा मुर्शिदाबाद इसी फेज में थे, तो लोगों के जहन में ये बात आ रही थी। आपको लगता है कि क्या पहली बार हम बंगाल में, अभी जो नॉर्थ बंगाल का फेज है, इसमें हिंदुओं का एकजुट होके एक आईडीए के साथ वोट करने का पहला अवसर देख रहे हैं? बंगाल में ये शुरुआत हो रही है बहुत लंबे अरसे बाद। बंगाल में ये प्रोसेस शुरू हो गया था। बंगाल में ये प्रोसेस तब से शुरू हुआ था जब ममता ने ये खराजी मदरसाओं को परमिशन देना, फिर हज के लिए सब्सिडी, उसके बाद मुअज्जिन और इमामों को भत्ता देना, सारे जितने मस्जिदों के इमाम है उनको भत्ता देना शुरू किया। ममता खुद अब इस लाइन पर आ गई है, जय जगन्नाथ, मैंने पुरी का मंदिर दीघा में बनवाया, मैंने मंदिर बनवाए, मैं सोमवार को वोटिंग है, शिव जी के दिन सोमवार को काउंट है, तो शिव जी का दिन है, चंडी पाठ, मैं चंडी पाठ करती हूँ, मैं काली की पूजा करती हूँ, ये सब बातें बोलने लगी। इसका मतलब यहाँ हिंदू पोलराइजेशन ममता खुद एडमिट कर रही है। ममता इस बार एकदम पूरा हिंदू फोकस, अपने आप को हिंदू दिखाने का पूरा उसने तैयारी करा है, पूरा उस तरह से इलेक्शन लड़। एक प्रूफ तो ये है। दूसरा, नॉर्थ बंगाल में कामतापुरी, राजवंशी और कास्ट हिंदू, उस तरह से कास्ट हिंदू मतलब जो नॉन राजवंशी, नॉन कामतापुरी जो हिंदू है बंगाली, इनका एक व्यू तैयार हो रहा था कि शायद कुछ समस्या है, आपस में भेद है, वोट कटेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। पहाड़ों में गोरखा, नॉट गोरखा, गोरखाओं में दो डिवीजन, तमांग ग्रुप, गुरुंग ग्रुप, ये सब तमाम चीजें यहाँ हो रही थी। पुरुलिया, झारग्राम में महातो एंड एसटी, संथाल वर्सेस महातो, ये सब आ रहे थे, चर्चा में आ रही थी। लेकिन 23 तारीख को ये प्रूव हुआ कि एकदम सनातन हिंदू पे वोट हुआ है। मैं एकदम 100% श्योर हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और बीजेपी के बैनर के नीचे कामतापुरी, राजवंशी, बंगाली, मतलब कास्ट हिंदूस, गोरखा, बंगाली, गोरखा के डिफरेंट ग्रुप्स, संथाल, कुर्मी, महातो, जितना भी हो हिंदी भाषी, आसनसोल रानीगंज में हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी, सब मिलाकर हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, जिसका ममता को है। ममता को पता चल गया है। आज ममता ने स्टेटमेंट दिया है कि सोमवार दिन गुनती हवे, सोमवार गणना वोट गिने जाएंगे, शिव जी का दिन है, हर हर महादेव, महादेव की जय हो। ये ममता बोल रही है, जो हिजाब लगाती है, नमाज पढ़ती है, वो ये बोल रही है। आप समझिए, एकदम आपकी बात 100% करेक्ट है। पूरा पोलराइजेशन है। ममता को हटाने के लिए जिस तरह से समूह बनना है वोटर्स का, उस तरह से समूह बन रहे हैं। अब हम आगे की तरफ है। मुसलमान भी ग्रुप बना रहे हैं, मुसलमान भी ग्रुप बना के कांग्रेस को वोट देकर ममता को हटा रहे हैं। तो जहां जैसे जो समूह बना सकता है बना के एंटी टीएमसी का मतलब एकदम प्रबल हवा चल रही है। 23 को एक बहुत अद्भुत चीज हम लोग को नजर आई। आपने बहुत वो ये देखिए दोस्तों, जो अभी तक हमने अपनी किसी भी विश्लेषण में जातियों को और जो गोरखाओं के बीच के डिविजन्स हैं इनका एनालिसिस नहीं किया था। प्रोफेसर साहब ने उसको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लैरिटी के साथ, जो सोशल अंदर से एक अंडरस्टैंडिंग बनी, जो कभी भी हिंदू समाज के लिए यहां जिसका फायदा उठा के ममता बनर्जी हो या सीपीएम हो, यानी गाय के मांस को सार्वजनिक तौर पर काट कर खाकर दिखाने वाले
जो टीएम उसके सीपीएम के जो उम्मीदवार है वो भी ये मानते रहे, क्योंकि उनको फायदा मिलता था जातियों में तोड़ने का। ये पहला मौका है जब बंगाल का, अगर हम ये नतीजा जो देवाशीष जी बता रहे हैं और जो दिख रहा है उस तरफ देखते हैं, तो बंगाल ने उस खाई को पाट दिया है। ये बड़ा विचित्र सा चुनाव हो रहा है अगर मैं कहूं। और आप अगर हिंसा को देखें, क्या हम ये माने कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने ये चुनाव कराया है, डेरेक ओब्रायन की गालियां हो, महुआ मोइत्रा का जो शब्द है उनको हम कोई बोलना ही नहीं चाहते, सुनना भी तो बहुत दूर की बात है, क्या हम ये भी माने कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से आज खुद उन्होंने लगकर थोड़ा सा आपका वो हुआ है, वो बदल गया है। हाँ ये ठीक है। जी जी। तो जैसे सायोनी घोष जो गाने गा रही है, उसके दिल में काबा है, उसके नयनों में वो है मदीना है, तो क्या वो भी बदलता दिखेगा या अभी वो चलेगा? दूसरा, आपने पहली बार ऐसा चुनाव देखा है जहां हिंसा में एक नहीं मरा। और एक बड़ी बात, अनुब्रतो मंडल कहता है कि साहब बहुत पार्टी के पास सीट नहीं आ रही, और उन लोगों को लाठियां बजते हुए क्या आपने कभी देखा? बंगाल पुलिस उन पर ही लाठी बजा रही है जो हमला कर रहे थे बीजेपी के विधायक पर और उस पर। तो क्या आपको इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या चीजें दिखी इस पूरे फर्स्ट फेज के बाद? इसके बाद ही हम सेकंड फेज पे जाएंगे। तो पहले फेज में ये दो मैंने आपसे सवाल जो किए हैं उनका आप जरा दर्शकों को जवाब। देखिए, किसी भी गणतंत्र, जो भी मतलब गणतंत्र की जो प्रक्रिया है, जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, उसमें दो पार्ट होंगे। एक तो सरकार का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पार्ट होगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, सेंट्रल फोर्सेस है, गवर्नमेंट का मशीनरी है जो वोट कराता है। सरकार की तरफ से जो वोट कराते हैं वो एक पार्ट होता है, और एक पार्ट होती है जनता। और जनता के अपने ग्रुप्स होते हैं, एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं, अपने सोशल ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, अपना अपना समाज होता है। एक समाज होता है, जनमानस होता है, और एक सरकारी प्रक्रिया होती है। दोनों मिलकर डेमोक्रेसी कंप्लीट होता है, इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ सरकारी पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा ही न्यूट्रल रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को साधुवाद है कि उसने जैसा भी विद इन द लॉ जितना भी इसने मतलब करने का कोशिश किया, टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाना, हर जगह कोर्ट में केस डालना, कोर्ट्स को इन्वॉल्व करना, पूरा प्रोसेस को जितना वो ऑब्स्टेकल, जितनी भी वो उसके अंदर क्या कहते हैं गड्ढे खोद सकती थी प्रक्रिया में, टीएमसी ने गड्ढे खोदे। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार ने और सरकारी तंत्र ने इलेक्शन को स्मूथ कराने का, इन गड्ढों को पार करके पूरी प्रक्रिया करी। अब रह जाता है दायित्व समाज का। समाज के दायित्व में हम ये देख रहे हैं कि जो जो बदलियां हुई हैं, डीएम वगैरह की बदलियां हुई है, जो पुलिस का जो रोल है, स्टेट पुलिस का जो रोल है, वहां कहीं कहीं अभी भी स्टेट पुलिस अभी भी अपने मतलब उससे वो बाज नहीं आ रही है। सेंट्रल मिलिट्री फोर्स को गलत जगह भेज देना, उनको गलत रूट बताना, यह समाज का दायित्व था। यह सेंट्रल पुलिस बार बार बोल रही थी, गांव गांव जाके बोल रही थी, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोगों को बताइए। लेकिन अगर मिले ही नहीं तो किसको बताएं? वहां वेस्ट बंगाल पुलिस ने, प्रशासन ने वहां पर लास्ट मोमेंट में वो जितने वो ऑब्स्टेकल खड़ा कर सकती थी, उसने ऑब्स्टेकल खड़े करे। उसने उसके अंदर प्रतिबंधकता मतलब हर्डल क्रिएट करने की कोशिश लास्ट मोमेंट में भी किया। इसीलिए कहीं कहीं ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मतलब जनता के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन वो वायलेंस, वो चीज हमने नहीं देख सके, वो नहीं नजर आई जो टीएमसी करती थी। टीएमसी की गुंडागर्दी, उसका एक पूरा लुम्पेनिज्म, ये एकदम बंद हुआ है। जनता ने वोट दिया है, जनता ने बहुत हाई परसेंटेज में वोट दिया है, और पोलराइज्ड वोटिंग हुआ है एकदम। मतलब किसी ने वोट वेस्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि जाके नोटा, इस बार आप देखेंगे नोटा 0 होगा। पिछली बार आप नोटा देखिए, नोटा 2 या 3% नोटा 2021 में मैसिव नोटा वोट हुआ था, क्योंकि वामपंथियों ने वो नो वोट टू बीजेपी, नो वोट टू बीजेपी, वो पीछे से वामपंथियों ने और माओवादियों ने कैंपेन चला दिया था 2021 में, तो बहुत सारा नोटा हो गया था। इस बार नोटा भी नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी भी नहीं होगा, एकदम डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और टीएमसी, बीजेपी एंड टीएमसी। कांग्रेस इसलिए जहां मुसलमान वोटर है वहां मुसलमान टीएमसी को हटाने के लिए कांग्रेस, और जहां हिंदू वोटर है वहां बीजेपी टीएमसी को हटाने के लिए। कोई थर्ड पार्टी कुछ नहीं है।
छोटे छोटे दल नहीं है, नोटा नहीं है, कुछ नहीं है। वायलेंस की जो आप बात कर रहे हैं, वायलेंस की आशंका अब सेकंड फेज में होगी। सेकंड फेज में वायलेंस की आशंका होगी, क्योंकि फर्स्ट फेज में टीएमसी को भी मालूम था कि उनका ग्राउंड वीक है, वीक ग्राउंड है। ममता पूरा जोर लगाएगी सेकंड फेज में, क्योंकि जो उसने सीटें उसकी कम हुई है फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज में उसको मैक्सिमम सीटें मिली हुई है। 2021 में उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन सेकंड फेज की जो सीटें हैं वहां उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब उसको वो और कैसे आगे बढ़ाएगी, बहुत बड़ा चैलेंज ममता के सामने है, क्योंकि अगर 2021 का भी रिपीट करती है सेकंड फेज में, तो भी वो माइनॉरिटी में आएगी। उसको एकदम क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलने वाला है अगर सेकंड फेज में वो पूरा 100% भी जीतती है, क्योंकि 2021 में उसने ऑलरेडी मैक्सिमम सीट उसका जीता हुआ है सेकंड फेज का, तो यहां पर उसकी सीट कम होने वाली है। फर्स्ट फेज में उसने सीटें कम हुई है और सेकंड फेज में उसकी सीटें कम हो गई, तो ममता पावर में नहीं आने वाली। वायलेंस वो नहीं कर पाती, लेकिन समाज कहीं कहीं दुर्बल है। समाज संगठन जो है वो केंद्रीय फोर्सेस को, इलेक्शन मशीनरी को, जो उसको गाइड करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही। वहां ममता के प्रशासन ने लास्ट 11th आवर में भी जो वो बदमाशी कर सकती थी उसने किया, कोशिश किया, कहीं कहीं सफल हुई है, लेकिन सफलता नहीं मिली उसको। और ये जो अब हम लोग सेकंड फेज की तरफ आते हैं, दरअसल आपने इशारा भी किया, लेकिन जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि भले ही जनता और जीत के बीच में एक मिसिंग लिंक की हमने बात की थी, ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड एक दूसरे के साथ समझा था चीजों को, आपने बड़े अच्छे विस्तार से हम लोगों की चर्चा में था, लेकिन मेरा एक वाक्य था जो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पूरा होगा। मैंने कहा जब जनता आती है तो बड़े बड़े तटबंध बांध सब तोड़ देती है, तब वो पूछती नहीं है। ऐसा हमको फर्स्ट फेज में तो दिख गया। अब सेकंड फेज में जो सेकंड फेज जो है, जिसको ममता अपना किला मानती रही कि मैं यहां जो है, वहां दो चीजें सामने आती है। तो क्या फर्स्ट फेज की आंधी, क्योंकि जब आंधी आती है वो टकराती तो उड़ीसा के गोपालपुर में है, जिसकी वो जो हम लोग आई बोलते हैं, जो उसकी स्ट्रॉम की आई आती है, लेकिन उसकी बारिश आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ तक हो रही है, यहां तक कि लखनऊ तक चली जाती है। वही सारी बासी जब आपके यहाँ टकराता है, दीघा में आता है, टकराता है, तो बारिश कहां कहां जाती है। तो ये जो पहले फेज में जो आई बनी है, फर्स्ट फेज में नॉर्थ बंगाल में, उसका कंपन आपको और उसका इंपैक्ट क्या सेकंड में दिखेगा। और दूसरा ये कि सेकंड में क्या ममता अपना जो कार्ड है, दो हिस्सों में ये सवाल है, अलग अलग आप उनको विस्तार से बता सकते हैं। ममता बनर्जी ने अपना जो एक चेस्ट में, कहते हैं कि पत्ते अपने चेस्ट में हैं, अपने कार्ड्स इन द चेस्ट, तो क्या वो सेकंड में कोई ऐसा दुस्साहस आपको लगता है कुछ एक खेल करेंगी, क्योंकि हम भी ये मान रहे थे कि वो 23 से 29 के बीच उनको कुछ करना है, वो 23 तक नहीं कर सकती क्योंकि उसके बाद वो कार्ड खुल जाएगा। तो कुछ एक अप्रत्याशित आपको लगता है कुछ ऐसा होगा। तो पहले उस जो आई हुई है, जो एक जनता का डैम चला है, उसका क्या अर्थ है आपकी नजर में, कितना वो होगा। अभी देवाशीष जी थोड़ा सा वो कर रहे हैं, शायद कोई कॉल आ रहा होगा उसको, तो देवाशीष जी का एक कॉल आ गया है, वो उसको कर रहे हैं देवाशीष जी, और हम लोग बात कर रहे हैं। दरअसल देवाशीष जी ने कई चीजें, मुझे लगता है कि एकदम दोस्तों अभी तक के हमने जितने भी इंटरव्यू किए हैं, जितना भी एनालिसिस किया है, उससे थोड़ा सा अलग देवाशीष जी ने बताया है, तो इसीलिए मैं इसको कहूंगा। तो देवाशीष जी, हमारी बातचीत फिर आगे बढ़ रही है कि एक तो आपको स्ट्रॉन्ग की आई का, उसका कितना असर दिखेगा सेकंड फेज में, और दूसरा कि क्या ममता बनर्जी जो अपना कार्ड, जो चेस्ट वाला कार्ड है, वो चलेगी क्या, क्योंकि हम और आपकी बातचीत हुई थी 23 से 29 के बीच कुछ करेंगे जी। एक मिनट सर, आपका बंद था। उसके सारे कार्ड खत्म हो गए हैं ममता के। ममता के पास अभी कोई कार्ड बाकी नहीं है, ममता के कार्ड खत्म हो गए। उसका जो पहला कार्ड था आईपैक खत्म हो गया। आईपैक को इलेक्शन से पहले ही एकदम उसको ताला बंद करके आईपैक को बंद कर दिया, पहले आईपैक खत्म हो गया। उसका मुस्लिम वोट बैंक, उसमें दरार गिर गई, उसका दूसरा भी खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो गया। उसका वायलेंस, गुंडागर्दी, वो वाला कार्ड भी खत्म हो गया। अब जो एक सिर्फ बचा है वो है उसका जो एकदम पूरा भ्रष्ट, उसका जो भ्रष्ट प्रशासन है ममता का। राजीव कुमार, मैं नाम ले रहा हूं,
राजीव कुमार, आलापन बंदोपाध्याय, ये जो उसके भ्रष्ट साथी हैं सरकार के अंदर, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, पूरा तंत्र में जो उसका भ्रष्ट तंत्र जो है, ये एक अकेला थोड़ा सा उसका एक कार्ड बचा है और ये कार्ड वो पूरा इस्तेमाल करेगी सेकंड फेज में। इसके लिए पूरा सतर्क रहना है, समाज को, सब लोगों को सतर्क रहना है, हिंदू मुसलमान सबको सतर्क रहना है। वो पूरा ये अपना भ्रष्ट तंत्र को इस्तेमाल करेगी, क्योंकि अगर सेकंड फेज में ये राजीव कुमार, आलापन बंदोपाध्याय का ये जो उन लोगों का जो तंत्र तैयार किया हुआ है, जगह जगह उनके लोग, उनके भ्रष्ट जितने भी बीडीओ और भ्रष्ट जितने भी अमला है, जितने भी ब्यूरोक्रेसी उसकी जो है, जितने भी भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, ये जहां जहां घुसे हुए हैं, इनको पब्लिक जानती है, जनता इनको पहचानती है। कौन कैसे ममता के लिए कौन पुलिस वाला थाने का प्रभारी है, कौन सा ममता का थाने का प्रभारी है और कौन सा प्रभारी अच्छा है, जनता सबको पहचानती है। इसके खिलाफ सबको अभी मोर्चाबंदी करनी है। सेकेंड फेज में अगर ये कार्ड अगर रोक दिया जनता ने, संगठन ने अगर रोक दिया, क्योंकि इसका वो इस्तेमाल करेगी, अब अपने भ्रष्ट तंत्र का करेगी, और सेकेंड फेज में अगर इसको रोक सके, उसके तंत्र को, भ्रष्ट सरकारी तंत्र को, तो काउंटिंग वाले दिन जो वो करती है काउंटिंग, उसमें कोई महादेव उसको, कोई हर हर महादेव शिव जी उसको नहीं बचाने वाले। वो सोमवार हो चाहे मंगलवार हो, वो नहीं बच पाएगी काउंटिंग वाले दिन, क्योंकि वो काउंटिंग वाले दिन कोशिश करेगी। उसका भ्रष्ट तंत्र तो थोड़ा सा भी सफल हुआ सेकंड फेज में, वही तंत्र वो फिर काउंटिंग वाले दिन इस्तेमाल करेगी, ईवीएम का इधर उधर करेगी, गड़बड़ करेगी, वायलेंस करेगी, सब करेगी। लेकिन सेकंड फेज में एक जो सिर्फ बच गया है, वो है ये राजीव कुमार, आलापन बंदोपाध्याय का जो प्रशासन, उनका ये प्रशासन गवर्नमेंट मशीनरी हरकत में आएगा, 100% हरकत में आएगा, उसको रोकना है। और जैसा आप हवा की बात कर रहे थे, तो उसका लैंडफॉल हो चुका है और हवा आपका नदिया से चलेगी, नदिया उत्तर 24 परगना चलेगी, मथुआ वोट से चलेगी। मथुआ एक था लास्ट, जहां थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन सावताल, महतो, कामतापुरी, राजवंशी, ये समग्र गोरखा, समग्र हिंदू समाज ने जो जिस तरह से जो पैटर्न नजर आया है, मथुआ में उसका रिफ्लेक्शन हुआ है। मथुआ में भी यूनिटी हो गई है। लोग सोच रहे थे कि मथुआ में थोड़ा सा डिवीजन है, थोड़ा मथुआ से शुरू होगा, नदिया से उत्तर 24 परगना होते हुए उसकी बारिश इस बार साउथ 24 परगनास में भी होने वाली है, हुगली में होने वाली है। साउथ 24 परगनास में फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है मिनिमम 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मिनिमम साउथ 24 परगनास में। साउथ 24 परगनास में 10 सीट जीतने का मतलब आप मान के चलिए, हावड़ा और हुगली कंप्लीट स्वीप, नदिया पूरा स्वीप। साउथ 24 परगनास में अगर बीजेपी 10 सीट ला रही है, तो इसका मतलब है नदिया पूरा स्वीप हो गया है, 17 सीट 12 सीट नदिया के स्वीप, नॉट 24 परगनास 50% स्वीप, हावड़ा कलकत्ता बच जाता है, लेकिन हुगली पूरा स्वीप। उसके बाद रहता है कलकत्ता और हावड़ा, ओनली कलकत्ता, हावड़ा भी स्वीप आप के चलिए। कलकत्ता में अगर वोट परसेंटेज कहीं कम हुआ, इस हाई वोटिंग में अगर कहीं वोट कम हुआ, तो वो कलकत्ता में होगा। कलकत्ता में जनता का और संगठन का और संघ का काम है कलकत्ता में वोट परसेंटेज को बढ़ाना। कलकत्ता अगर वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, अगर 90%, मानिए अगर कलकत्ता एरिया में, कलकत्ता हावड़ा अर्बन एरिया में अगर 90% वोट होता है, तो मान लीजिए ममता को 100 सीट भी नहीं मिलने वाला, उसको 100 भी नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है। आपने जो साउथ 24 परगना के लिए 10 सीट कही हैं, ये बिल्कुल एकदम विलक्षण है, क्योंकि अभी भी मैं बहुत सारे बीजेपी के लोगों से भी बात किया, साउथ 24 परगना वो आज भी अपना सबसे कमजोर मान रहे हैं। आपने उसमें बड़ा ये दिलचस्प है, ये आपको कैसे लगा कि ये सब चीजें वहां हो सकती है, वो आंधी कैसे दिखी? साउथ 24 परगनास में जो जो नीचे से जो काम कर रहा है, मतलब साउथ 24 परगनास मतलब सुंदरबन, सुंदरबन में सांप बिच्छू मगरमच्छ ये सब होते हैं सुंदरबन में, तो वो नीचे नीचे से हमला होता है। सुंदरबन का जो टाइगर भी है, वो एकदम अंधेरे में हमला करता है, वो कैसे बाहर आता है कोई दिखता भी नहीं है, सुंदरबन का बाघ दिखता भी नहीं है। तो जो सीक्रेट वेपन काम करेगा, वो आईएसएफ का सिद्दीकी काम करेगा। सिद्दीकी कैनिंग भांगर से जो मुसलमान वोट तोड़ना चालू करेगा, उसका इंपैक्ट डायमंड हार्बर तक होगा। और मुसलमान भाइयों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर दम लगा के लड़े, तो मुसलमान भाई लोग जरूरत पड़े तो घर पे बैठ जाएंगे, वोट नहीं डालेंगे, टीएमसी को वोट नहीं डालेंगे और टीएमसी को हराएंगे।
वोट डाले बगैर टीएमसी को हराएंगे। यहां तक बात मेरे साथ मेरे मुसलमान दोस्तों ने बोला है। आप सिर्फ थोड़ा सा लड़ जाइए, सिद्दीकी को जो नवाज को जो करना है वो करेगा। ऐसे को जहां जहां हम लोग हैं, जहां जहां हम लोग हैं, हमें जो करना हम करेंगे। हम ममता का 12 बजाएंगे। मुसलमान जहां मेजोरिटी है वहां तो वो उसको खत्म कर देंगे टीएमसी को। जहां थोड़ा हम लोग कम है, 20 है 30 है, जहां मुसलमान थोड़ा कम है, बोले आप दम लगा के लड़िए। वोट वाले दिन अगर जरूरत पड़ी तो हम घर पे बैठेंगे, हम टीएमसी को वोट नहीं डालेंगे। वो जितना मर्जी वो डराएगी, वो धमकाएगी, आप लड़ जाइए। अगर सिद्दीकी मुसलमान वोट तोड़ता है और इस तरह का ग्राउंड में अगर अंडरस्टैंडिंग जैसा मेरे पास फीलर्स आ रहा है, हिंदू मुसलमान का अगर ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनता है सुंदरबन में, तो भांगोर कैनिंग एकदम वेस्ट में है, एकदम ईस्ट में है, बांग्लादेश बॉर्डर में, वहां पर मुसलमानों ने हराया। उसके बाद से बासंती गोसाबा से शुरू होकर डायमंड हार्बर तक, एकदम वेस्ट तक पूरा सुंदरबन का बेल्ट अगर बीजेपी इस तरह से लड़ सकी, जहां उसके उसके है कुछ कुछ पॉकेट्स है, मंदिर बाजार है, जीवनतोला हाट है, क्या कहते हैं आपका गोसाबा है, कैनिंग है, कुलतली है, बासंती है, गंगा सागर है, रायदीघी है, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर अगर वीएचपी का पुराना काम है, तपन सिन्हा हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, हिंदू संगति, उनका बहुत बड़ा काम है, हिंदू संगति के बहुत सारे लड़के खड़े हुए इस बार वोट। अगर वो लोग मोबिलाइज हो गए, हिंदू संगति के लड़के मोबिलाइज हो गए और मुसलमानों के साथ अगर बातचीत हो गई, तो आप मान 10 सीट तो मिनिमम इस पूरा बेल्ट में लेंगे। और डायमंड हार्बर में तक में 1-2 सीट, आमदा 1-2 सीट डायमंड हार्बर का भी हरा देंगे। खास अभिषेक बनर्जी के लोकसभा एरिया में भी 1-2 सीट हरा देंगे। अगर इस तरह से वो मिनिमम 10 सीट उत्तर साउथ परगनास में कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। जैसे हवा चल रही है, इसका अगर कंटिन्यू हुआ तो 10 मुश्किल नहीं है, साउथ 24 मुश्किल नहीं है। क्या हम ये कह सकते हैं इस समय, चूंकि हम लोग इस पर बात भी कर रहे हैं, कि ये जो बाकी हिस्सा है, जो अब ये साउथ कोलकाता है, जिसको ममता बनर्जी ने बहुत अरसे तक भद्रलोक के सहारे, मुस्लिम वोटों के सहारे बड़ा अजीब किस्म का समीकरण साधा हुआ था, और बाकी डर का सहारा था, खौफ का सहारा था कि लोग घर के बाहर बम फेंक देंगे, या वो जो हाई राइज सोसाइटी है उनके अंदर तो बूथ ही बनने के खिलाफ पहुंच गई थी। लोग तो जाते हैं कि मेरे लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से वोट मिल सके, वो वोट ही करने के खिलाफ पहुंच गई। आपको लगता है कि यहां भी हिंदू कंसोलिडेशन का एक प्रोसेस बनता दिख रहा है? चूंकि हमने कोलकाता में बहुत लोगों से पूछा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सड़क पे घूमता रहता हूं, कल भी पूरे दिन नंदीग्राम में था। तमाम लोगों ने देखा था कि पूरी तरह हम नंदीग्राम में सुबह से लेके पैदल ही मैं घूमता रहा तमाम बूथों पर, ताकि समझ सकूं। आपको क्या लगता है कि जो कोलकाता में लोग जो कह रहे हैं, तो कोलकाता में भी लोगों का कहना यह है कि अगर आंधी चल रही है तो फिर ये उड़ रही है। क्या ये वजह है कि अब वो दिल्ली तक लड़ने की बात करने लगी कि मैं दिल्ली में लड़ूंगी, और ये जो उनके लोग हैं डेरेक ओब्रायन, और वो गाली दे रहे हैं कि साहब नरेंद्र, है ना, और अमित, क्योंकि उन्होंने ममता दीदी को, अमित शाह ने ये कहा कि दीदी, कुछ उन्होंने शब्द बोला, इससे पहले ममता बनर्जी क्या क्या बोल चुकी है सब जानते हैं। तो क्या ये आपको लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है, या कोलकाता के अंदर का डर है कि कोलकाता ही ना बदल जाए? कोलकाता में जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कोलकाता में उसके 2-3 लीडर हैं उसके बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो जैसे स्वरूप विश्वास, कुछ 2-4 हैं उसके कोलकाता में। वो बेसिकली करते क्या है, कोलकाता में जो मिडिल क्लास वोटर है, अपर और मिडिल क्लास जो वोटर है, उसकी संख्या थोड़ी सी कम है या बराबर ही है, लेकिन कोलकाता में एक बहुत बड़ा बेल्ट झुग्गी झोपड़ियों का है, जिसको हम लोग उत्तर भारत में झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं, या बस्ती बोलते हैं, बस्ती कॉलोनी, गरीब लोगों की जो बस्तियां होती हैं, झुग्गी झोपड़ी जो बेल्ट है, वो ममता का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वहां से उसके सारे लुम्पेन, सारे गुंडे, सब तरह के वहां झुग्गी झोपड़ियों का जो वोट है, उससे वो कैलकाटा को कंट्रोल करती है बेसिकली। इससे क्या होता है, जो अपर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, वो इस सब में नहीं पढ़ना चाहते। वही मैं बोल रहा था कि अगर उस मिडिल क्लास को अगर मोबिलाइज किया गया, संगठन ने हम लोगों ने, मैं भी इंक्लूडेड हूं, हम लोग अगर ये कर पाए कि उस मिडिल क्लास को अगर वोटिंग तक ला सके, ये झुग्गी झोपड़ी का जो लंपेन एलिमेंट है वो भी कंट्रोल होगा, वो सेंट्रल फोर्सेस आएंगी वो भी कंट्रोल होगा। बहुत मेहनत कर, इन लोगों को डर सता रहा है, भवानीपुर में भी डर सता रहा है। तो अगर उसको कंट्रोल करके अगर मिडिल क्लास का वोटर आया, तो मिडिल क्लास 100% इस बार बीजेपी को वोट करेगा, ममता को हटाएगा।
क्योंकि मिडिल क्लास अब वो सब नैरेटिव नहीं चल रहा है। बंगाली और बंगाली, माछ भात, मछली भात और ढोकला और वेज नॉन वेज, वो नहीं चल रहा है, अब नहीं चल रहा है, क्योंकि एनफ इज एनफ। और ऐसा ये कैसा कुतर्क है, बंगाली का सिर्फ उसकी पहचान सिर्फ मछली से है। तो बंगाल में मुझे इतने सारे अनुकूल ठाकुर है, फिर वैष्णव है, जितने भी ये क्या कहते हैं जय जगन्नाथ महाप्रभु, ये कितने कितने सारे वेजिटेरियन है, और 50% से ज्यादा बंगालीज वेजिटेरियन है। तो जो जो वेजिटेरियन बंगाली है, जो वैष्णव है, जो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा बोलने वाले, वो क्या मांस मछली खाते हैं? तो बंगाली सिर्फ मछली है, तो बाकी बाकी जो जो वेजिटेरियन बंगाली है, तो वो क्या बंगाली नहीं है? तो ये मतलब वो अपने ही जाल में फंस रही है। वो जितना ज्यादा वो कर रही है, वो खुद फंस रही है। अनुकूल ठाकुर के फॉलोअर्स हैं, लोकनाथ बाबा के फॉलोअर्स हैं, कितने सारे क्या कहते हैं यहाँ पे धर्म गुरु के फॉलोअर्स हैं, बंगाली स्पीकिंग हिंदूज, वो कितने सारे वेजिटेरियन है। मेरा पूरा ननिहाल वेजिटेरियन है, वो वैष्णव है। तो बंगालियों में क्या वैष्णव बंगाली नहीं है? कितने सारे वैष्णव माला में कंठी माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, हरे कृष्णा हरे राम करते हैं। तो वो जो वैष्णव है, क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं, जगन्नाथपुरी के जो फॉलोअर्स हैं बंगाली, तो वो क्या मछली खाते हैं? वो सारे वेजिटेरियन है। तो ये सब जितना ज्यादा वो बोल रही है, जैसे कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट केस में वो वकील बोलता है तो मत बोलो, जितना तुम बोलोगे तुम्हारा डिफेंस बर्बाद हो रहा है। तो ममता जितना बोल रही है, वो अपना केस और खराब कर रही है। तो इसलिए इट इज जस्ट मतलब अब समय की अपेक्षा है, बस अब जस्ट वेटिंग फॉर द 29th को इसका इम्पैक्ट होना ही होना है। लास्ट सवाल, और जो कि क्या आप कोई लगता है कि अब कहां तक पहुंच रही है? क्योंकि जो आज हमने मतलब जो कल अमित शाह जी ने बोला कि 110 सीट, फिर मैं शुभेंदु का कल भाषण सुनने लगा, शाम को ही वो पहुंच चुका है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी पूरा एकदम चुनाव खत्म किया यहाँ पहुंच के, और मैंने देखा उन्होंने कहा कि 125 जनता जाग रही है, ममता भाग रही है, कुछ इस तरह का नारा बंगाली में था, मैं समझ नहीं पाया, वो दिया। तो आप क्या मानते हैं कि अब जो है पार्टी क्या ये बीजेपी का दोनों फेज के बाद एक एक्सपेक्टेड, आपको क्या लग रहा है कहां तक पहुंच रही है पार्टी? थोड़ा सा हम लोग गिन के बता सकते हैं, हमारे पास हम गिन के भी बता सकते हैं। मिनिमम 30 सीट्स का इंक्रीमेंट फर्स्ट फेज में हो रहा है, मिनिमम। तो 62 65 के आसपास था, तो वो 90 मिनिमम 90, मतलब इम्पार्शियल, मतलब एकदम जो हम श्योर है, मतलब गिन के 90 प्लस। सेकेंड फेज में 20-25 के आसपास सीट्स था सेकेंड फेज में। उसका मिनिमम 50%, उसका 25 से वो डबल होने वाला है, 50 होने वाला है मिनिमम। तो इसका मतलब 130 मिनिमम भारतीय जनता पार्टी सेकंड फेज का इलेक्शन, जैसा फर्स्ट फेज का हुआ है वैसा अगर सेकंड फेज का इलेक्शन हुआ, तो मिनिमम 130 ओवरऑल 130 मिनिमम बनना है। मिनिमम 148 चाहिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। 10, 15, 12 सीटें हो सकता है किसी रीजन से, क्योंकि ममता भी लड़ रही है, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ममता नहीं लड़ रही, वो भी तो कुछ ना कुछ कर रही है। तो कभी भी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे लोकसभा में हुआ था, 400 पार, हम लोग 400 पार हो गए तो 240 हो गया, बीजेपी वाले वोट डाले नहीं गए, अरे हम तो सरकार बन गई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब अति उत्साह भी नहीं होना चाहिए। तो एकदम वोट डालना है, सबको डालना है, 100% वोटिंग करना है, हिंदुओं को वोट डालना है, टीएमसी को हटाना है। तो इसीलिए अगर बहुत ही रिजल्ट खराब हुआ बीजेपी का, 130, 125, 130 बीजेपी का खराब रिजल्ट है मेरे हिसाब से। सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार बन रही है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 130 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। 130 में भी, आपको पिछले बार कहा था मैंने, 130 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। सारे विधायक टीएमसी के आराम से आएंगे, उसमें वो बस थोड़ा समय लगेगा और कुछ नहीं। लेकिन खराब रिजल्ट है, 130 बीजेपी का खराब रिजल्ट है, मिनिमम वही रिजल्ट है। अच्छा, 130 वैसे ज्यादातर लोगों ने अब अपने आप को 150 के करीब इजीली मान रहे हैं, लेकिन बहुत कंजर्वेटिव किया है देवाशीष जी ने, लेकिन ये कहा है कि ये खराब रिजल्ट है।
अच्छा रिजल्ट उनका आराम से सरकार बनने का है, तो वही हम लोग उम्मीद करते हैं। और मैं दर्शकों की ओर से पहले ही कह रहा हूं, देवाशीष जी से अधिकार वर्ष की 29 और 4 उस दिन हमारे साथ जुड़ेंगे जरूर देवाशीष जी, अपने समय का ख्याल रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष जी, आप जुड़े, आपने समय निकाला, और बहुत उस पर फिर मुलाकात होगी। लेकिन दर्शकों आप ये जान लीजिए, इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है कि किस तरह से सामाजिक दूरियां, सामाजिक अलगाव, सामाजिक खाइयों को तोड़ के वाकई एक सनातन का, चूंकि वही खतरे में है, उसी पर सवाल हो रहा था और उसी पर वोट पड़ा है। तो ये एक बड़े दिलचस्प समीकरण समझाए हैं देवाशीष जी ने। देवाशीष जी आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे चर्चा होती है। नमस्कार, शुभ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।